पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द 16-bit कंपाइलर अलाउएबल रेंज फॉर इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो इसमें क्या पूछा है कि 16 बिट जो कंपाइलर होता है, अलग अलग बिट्स के कंपाइलर आते हैं, तो 16 बिट जो कंपाइलर होता है उसकी अलाउएबल रेंज क्या होती है। ओके, तो 16 बिट्स जो होता है वो 2 बाइट्स को 2 बाइट्स यूज करता है। वी हैव 2 बाइट्स जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 16 बिट में हमारे पास 2 बाइट्स होते हैं जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं 16 बिट सी कंपाइलर में। तो इसकी जो इसमें दो तरह के इंटीजर होते हैं, एक होता है साइंड इंटीजर और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है अनसाइंड इंटीजर। ओके, उसके बाद साइंड इंटीजर जो होती है उसकी रेंज होती है -327,6832768 टू 32,767। ये इसकी रेंज होती है साइंड के लिए। साइंड का मतलब जिसमें आगे एक पॉजिटिव या नेगेटिव कोई साइन लगाओ। ठीक है, और अनसाइंड इंटीजर जो होते हैं मतलब उनका जीरो से स्टार्ट होगा और कोई साइन नहीं होगा उसमें, तो वो होगा 0265535। ठीक है, और अनसाइंड कैरेक्टर जो होते हैं ये इससे रिलेटेड नहीं है, बट अनसाइंड कैरेक्टर जो होते हैं इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप नोट कर लीजिए। उसका उसका रेंज होता है 0 to 255। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा डी, 3-32768 से 32767 तक फॉर साइंड वैल्यू इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के लिए। तो इसको मार्क करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें क्या रिक्वायर्ड होता है एक हर सी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अब सी प्रोग्राम का मतलब है कि दुनिया जहान में जितने सी प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके लिए हमें क्या रिक्वायर होगा, रिक्वायरमेंट क्या होगी। कोई भी सी प्रोग्राम आप लिखते हैं तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्या होती है, उसका बॉयलर प्लेट। ठीक है, उसमें भी आप देखेंगे कि पहले आप एक फंक्शन लेते हैं, उसके अंदर कोड बाकी सारा एग्जीक्यूट होता है। तो मतलब किसी भी सी प्रोग्राम के लिए एक बेसिक चीज जो होगी वो स्टार्टिंग का फंक्शन होगा। अच्छा, हम वो फंक्शन क्यों लेते हैं जो स्टार्टिंग में लेते हैं, एक फंक्शन तो चाहिए ही होगा, मतलब उस सी प्रोग्राम को अगर रन करना है तो एक फंक्शन तो उसको चाहिए ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट जो होते हैं एक प्रोग्राम की, जो स्टार्टिंग पॉइंट वो बॉयलर प्लेट में जो हमें, बॉयलर प्लेट का मतलब होता है वो कोड जो हमें हर सी प्रोग्राम में लिखना होगा। तो वो जो स्टार्टिंग का हम फंक्शन लेते हैं वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम के स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज होता है। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, तो प्रोग्राम वो, और फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन जो होता है वो एक तरह से सब प्रोग्राम होता है, मतलब प्रोग्राम का एक सब पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इट द प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन, मतलब एक फंक्शन तो होना ही चाहिए। विदाउट वन फंक्शन वो सी प्रोग्राम प्रोग्राम होगा ही नहीं, वो चलेगा ही नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, इसको मार्क करते हैं और अब इसको क्लीन करते हैं। अब आगे चलते हैं 7 नेक्स्ट।
अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज अ लेंथ। ठीक है, अब लेंथ तो भाई अलग अलग टाइप्स की होती हैं, बट लेंथ यहाँ पर बेसिकली लेंथ को हम कैसे कैसे क्या कहा जा सकता है, लेंथ को हम ऐसे कह सकते हैं कि लेंथ जो ये शब्द है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको लेंथ जो होता है वो एज ए एनालाइजिंग टूल यूज किया जाता है। और लिंटिंग जो होता है, मतलब एक प्रोसेस होता है लिंटिंग, जिसमें व्हाट वी डू, हम एरर्स, बग्स सबको निकालते हैं। मतलब अगर दुनिया के लिए भी ये लिंटिंग यूज हो पाती तो कितना अच्छा होता। तो एरर्स, बग्स हम सबको निकालते हैं प्रोग्राम में से। जैसे अगर कोई सस्पिशियस कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, अगर कोई सस्पिशियस कंस्ट्रक्शन है, मतलब उसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर कुछ एम्बेडेड है, तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है और बग्स बताएगा आपको। और ये पूरा प्रोसेस होता है लिंटिंग का। ठीक है, तो अ, मतलब कोड को एकदम एरर फ्री बना देना, कोड को एरर फ्री। तो ये एक एनालाइजिंग टूल होता है लिंट, जिससे हम लिंटिंग प्रोसेस करके कोड को एरर फ्री बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इट इज अ एनालाइजिंग टूल। क्यों? क्योंकि ये पूरे कोड को एनालाइज करता है। एक बात बताइए, जब कोड को एनालाइज करेगा, पूरे कोड को ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, तभी तो वो समझेगा कि इसमें एरर्स क्या हैं और बग्स क्या हैं। विदाउट नोइंग द होल कोड हाउ कैन वी एनालाइज इट। तो इसका आंसर होगा एनालाइजिंग टूल। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर पहले तो हमें इंटीजर डिफाइन कर दिया भैया कि ए बी सी तीनों इंटीजर हैं। ठीक है, उनकी वैल्यूज भी डिफाइन कर दी, 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कमांड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये तो यूनि स्पेसिफायर है। उसके बाद अब यहाँ पे हमें इसको प्रिंट करना है, तो पहले इसको अलग से लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं है क्या। ए प्लस इक्वल ब्रैकेट ए प्लस इक्वल 3 5 ए। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे इतना तो आपको समझ आ गया हो कि ये दिस इज फॉर एडिशन। ए में एडिशन करेंगे, ए जो वेरिएबल है उसमें हम एडिशन करेंगे, तो हमें बेसिकली इसका आउटपुट चाहिए होगा। तो ये जो कॉमा ऑपरेटर होता है, कॉमा ऑपरेटर, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करता है, ऑपरेंड्स को, ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स का मतलब क्या, जिन पे ऑपरेशन हो रहा है उनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। उन ऑपरेंड्स को लेफ्ट से राइट तक, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो सबको इवैल्यूएट करता चलता है। ठीक है, और जो लास्ट ऑपरेंड होगा ना, मतलब जो लास्ट बार वो इवैल्यूएट करेगा, उसको एज अ आउटपुट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले वो इसको इवैल्यूएट करेगा, तो a प्लस इक्वल 3, मतलब a इक्वल टू ए, ए इक्वल टू ए प्लस 3, और a की वैल्यू पहले से क्या है, 1, तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4। अब a तो वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू मतलब चेंज होगी, तो a की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, तो a की न्यू वैल्यू हो गई 4। अब ये 5 को इवैल्यूएट करेगा, तो यहाँ पे कुछ इवैल्यूएट करने के लिए है ही नहीं। उसके बाद ये a को इवैल्यूएट करेगा। अब a, ये लास्ट a आखिरी वो ऑपरेंड है जिसपे इसने अपना इवैल्यूएशन का ऑपरेशन करा, तो अब ये a को रिटर्न कर देगा, और अंदर a क्या था, 4। ठीक है, इतना हम पहुंच गए। अब हमें मिल गया कि a प्लस इक्वल टू 4 हमें मिल गया, क्योंकि इस ब्रैकेट से जो बाहर आउटपुट आया है वो आया है 4, क्योंकि वो है a की वैल्यू। अब a की वैल्यू अपडेट हुई है बिकॉज इट्स अ वेरिएबल,
तो अब अंदर भी अपडेट होगी और बाहर भी अपडेट होगी, तो a की वैल्यू यहाँ भी हो जाएगी 4। ठीक है, तो मतलब a यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू a प्लस 4, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 4, क्योंकि अपडेट हुई थी, तो 4 प्लस 4 8। और अब हम इसको एज एन आउटपुट प्रिंट कर देंगे। सो व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, आंसर विल बी 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एडिशन करने को बोला था ना, और एडिशन करके जो आउटपुट आएगा वही प्रिंट करना था। तो 8 4 था, यहाँ से हमें 4 मिला क्योंकि एक ही वैल्यू थी, और टोटल आउटपुट आ गया 8। ओके, तो इसका आंसर हो गया 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप कंस्ट्रक्ट दैट विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड वंस। तो मतलब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर, वाइल और स्विच, ये तीनों जो होते हैं ये कंडीशन पे वर्क करते हैं कि फॉर जब तक यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट है तब तक आप इस लूप को चलाइए, वाइल मतलब जब तक टिल देन ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक लूप चलेगा, स्विच जब तक हमें ये केस नहीं मिलता तब तक ये लूप चलेगा। बट डू वाइल जो होता है उसमें पहले डू होता है, उसके बाद वाइल स्टेटमेंट होती है, वाइल कंडीशन होती है। तो एक बार तो ये लूप चलेगा ही चलेगा, मतलब मैं इसमें वाइल में कोई भी कंडीशन डाल दूं, चाहे वो कंडीशन फुलफिल भी ना हो रही हो इन द फर्स्ट रन, वो डू करेगा ही करेगा और पहले चलेगा। और जब वो पहली बार फर्स्ट टाइम वो लूप चल जाएगा, मतलब वन टाइम जब वो लूप चल जाएगा, तो उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, तब अगर कंडीशन मीट हो गई तो वो दोबारा चलेगा एंड कीप ऑन गोइंग जस्ट लाइक अ वाइल लूप। बट अगर पहली बार कंडीशन मीट नहीं हुई तो वहीं पे रुक जाएगा। बट आउटकम ये है कि वो एक बार तो चलेगा ही चलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डू वाइल। तो इसको मार्क करते हैं, डू वाइल, तो आंसर विल बी डी। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, इट्स अबाउट प्री प्रोसेसर्स। तो प्री प्रोसेसर क्या होता है, डेरिवेटिव्स डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, ये कंपाइलर्स क्या है, लिंकर्स, एडिटर्स, यहाँ पे आंसर क्या है। तो डायरेक्टिव्स पहली बात तो प्री प्रोसेसर से ट्रांसलेट किए जाते हैं। ठीक है, अब प्री प्रोसेसर होता क्या है, सो ये लिख लीजिए आप, प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर क्या होता है। तो प्री प्रोसेसर होता है कि ये कंडीशन पहला इसका वर्क होता है, इट इज अ कंडीशन कंपाइलिंग टूल। ओके, ये पहली चीज है। दूसरी चीज और क्या चीजें करता है, तो ये जितनी भी फाइल्स होता है उनको इंक्लूड कर देता है कंपाइलिंग से पहले। तो बेसिकली एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये जितने भी काम कंपाइलिंग से पहले, कंपाइलर जब कोड को देखने वाला है उसकी मुंह दिखाई से पहले कोड की जितना भी काम होता है प्री कंपाइलिंग का, वो सारे प्री प्रोसेसर करता है। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज दैट ये प्रोग्राम में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ढूंढता है, इट लुक्स फॉर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ढूंढेगा। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ओके, अब ये एक टाइप का मैक्रो प्रोसेसर भी है। ठीक है, मैक्रो प्रोसेसर जो हम कहाँ यूज करते हैं, सी प्रोग्राम्स में। ओके, तो हमने बड़ी चीजें देखी प्री प्रोसेसर के बारे में। तो ये पहले तो पूरे कोड में घूमेगा और उसको कंपाइल करने से पहले जितनी चीजें होंगी
उन सारी चीज़ों को करके तब वो कोड देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्री प्रोसेसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग will copy the null terminated string that is an array source to array destination। SRC का मतलब क्या है यहाँ पे? SRC का मतलब है सोर्स, ठीक है। और डेस्ट का मतलब क्या है? डेस्ट मीन्स डेस्टिनेशन, ओके, इट्स सोर्स एंड इट्स डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा फंक्शन है जो यहाँ पर आपको नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग जो होगी उसको कॉपी करेगा फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ पे वो स्ट्रिंग है वहां से लेके जहाँ पे उसको हमें कॉपी करना है। तो उसका आंसर होता है जब हम पहले डेस्टिनेशन को रखेंगे उसके बाद सोर्स को रखेंगे, और वो ये होगा str स्ट्रिंग कॉपी डेस्टिनेशन सोर्स। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग को उठाता है वो और उसको कॉपी करता है फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन पे उसको कॉपी करता है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है ये, तो पहले हम इसको वो लिखते हैं सिंटैक्स। बेसिक सिंटैक्स होना बहुत ज़रूरी है, बिना सिंटैक्स के कोड कोड नहीं चलता, और ये सिंटैक्स होना बहुत ज़रूरी है। सो पहले कैर str c py and char dest, then constant, then char source and then close the bracket। तो ये है बेसिक सिंटैक्स जिसपे ये वर्क करता है। और ये क्या करेगा, ये सोर्स से उठाएगा और डेस्टिनेशन पे स्ट्रिंग को कॉपी कर देगा। अच्छा, तो अगर यहाँ पे दो केसेस अराइज होते हैं, मतलब अगर डेस्टिनेशन जो है वो, पहली बात तो है कि डेस्टिनेशन शुड बी बिग इनफ टू टू अकोमोडेट द सोर्स, मतलब सोर्स जो स्ट्रिंग है उससे बड़ी होनी चाहिए डेस्टिनेशन, ठीक है। तो अगर डेस्टिनेशन बड़ी है फॉर एग्जांपल सोर्स से, तो नल कैरेक्टर जो होगा उसको ये टर्मिनेट कर देगा टू फिट द सोर्स, ठीक है, टर्मिनेट्स नल कैरेक्टर। बट अगर डेस्टिनेशन ही छोटी है, केस वन है जब डेस्टिनेशन है डेस्ट ग्रेटर देन सोर्स, ठीक है। और यहाँ पे केस टू क्या बनेगा, केस टू बनेगा जब सोर्स इज ग्रेटर देन डेस्टिनेशन, मतलब जो स्ट्रिंग आ रही है वही बड़ी है, देन व्हाट हैपेंस, इट कॉपीज द स्ट्रिंग विदाउट टर्मिनेटिंग null character, विदाउट टर्मिनेटिंग null character, ठीक है। तो इस बार वो नल कैरेक्टर को टर्मिनेट नहीं करेगा और उसको डायरेक्ट कॉपी कर देगा। तो ये दो केस अराइज होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। सी मार्क करते हैं और आगे चलते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो पूरा स्टेटमेंट दिया है हमें, सी आउट, फिर जावा पॉइंट एंड देन एंड वन, तो एंड वन यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो एंड वन जो है यहाँ पे यूज होता है टू प्रिंट न्यू लाइन स्लैश एन कैरेक्टर। ये कैरेक्टर किस लिए यूज होता है, ये किस लिए यूज होता है, ब्रेक के लिए, न्यू लाइन के लिए। तो ये यही काम करता है एंड वन, कि न्यू लाइन कैरेक्टर को प्रिंट करने का होता है, जिससे जो लाइन होती है वो चेंज हो जाती है, और उसके बाद देन जब ये हो जाता है उसके बाद वो
आउटपुट स्ट्रीम में इसको फ्लश कर देता है, मतलब आउटपुट स्ट्रीम में उसको फ्लश कर देता है, मतलब आउटपुट स्ट्रीम में उसको भेज देता है। ठीक है, तो यहाँ पे करता क्या है, इट इज ए मैन्युपुलेटर, मैन्युपुलेटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आगे चलते हैं, हाउ मैनी इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि हम कितन मतलब हम डिक्लेयर कब कब हम क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब हम क्लास जो एक ऑब्जेक्ट की होती है उसको कब कब डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका बेसिक ये है कि वी कैन ऑलवेज डिक्लेयर क्लास, मतलब हम कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज डिक्लेयर क्लास, हम कभी भी क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं, बट अगर उसकी रिक्वायरमेंट हुई तो, मतलब बिना रिक्वायरमेंट के तो आप फूड भी नहीं खा सकते हैं, तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट हुई तो हम क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। वाई, इसका कोई रीजन तो होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डाल सकते हैं उसको, किसी भी कितनी भी बार, जितनी बार भी रिक्वायर है, क्योंकि ईच ऑब्जेक्ट, मतलब हर ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसकी अपनी एक इनर वेरिएबल होता है, उसका अपना एक, इट होल्ड्स, मतलब उसका अपना एक इनर वेरिएबल होता है। जो भी ऑब्जेक्ट है, इट होल्ड्स इट्स ओन, इट होल्ड्स इट्स ओन इनर वेरिएबल। तो मतलब हर ऑब्जेक्ट का अपना इनर वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हम यूज करेंगे। इसके साथ एक एक्सेप्शन केस भी है, मतलब अगर स्टैटिक है, स्टैटिक होते हैं ना स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स, तो अगर स्टैटिक है तो इन दैट केस वो हम शेयर करते हैं, तब हम शेयर करते हैं क्लास के लिए, ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसका आंसर होगा एज पर रिक्वायर्ड। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन तो आंख बंद करके आप कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे इंटीजर नम को डिफाइन किया हुआ है कि नम 58 है, वेरिएबल है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, ये 5th क्लास का बच्चा भी कर देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो साइन होता है, ये होता है दैट इज फॉर रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको 11 11 नम जो है इक्वल टू नम नम डिवाइडेड बाय 11, ये जो होता है वो रिमाइंडर कैलकुलेट करता है और इंटीजर वैल्यू देता है उसकी। ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, तो 58 का रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 11 क्या होगा, तो अब ये भी करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और 3 बन जाएगा हमारा इंटीजर, क्योंकि हम इससे नीचे जा नहीं सकते हैं, और उसने कहा है कि वी नीड इंटीजर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। सो आंसर विल बी 3। आंसर मार्क करते हैं।